हमारी इस नई विस्तृत चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। जी बिल्कुल, स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय मतलब कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे रोमांचक मोड़ों में से एक पर आधारित है। हाँ, जो कि सच में बहुत तेजी से बदल रहा है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का आधार आर्किटेक्चर्स ऑफ विजन, द फाउंडेशंस ऑफ CNNs नामक स्रोत है। आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि मशीनें आखिर विजुअल डेटा को कैसे प्रोसेस करती हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है हम उन बुनियादी बातों से बहुत आगे निकल चुके हैं जहां हम बस ये सोचते थे कि मशीनें देख सकती हैं या नहीं। आज बड़ा सवाल ये है कि वे इसे इतनी सटीकता से कैसे कर रही हैं। एकदम सही कह रही हैं आप। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि कैसे CNNs यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ने कंप्यूटर विजन के क्षेत्र में मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दिया है। मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग यानी वो समय जब प्रोग्रामर्स को खुद कोड लिखकर मशीन को बताना पड़ता था, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्हें बताना पड़ता था कि किसी इमेज में किनारे या आकृतियां कैसी दिखती हैं, और उस पुराने तरीके की अपनी बहुत बड़ी सीमाएं थीं। जब हम 90 के दशक में यान लेकन द्वारा बनाए गए लेनेट 5 मॉडल के शुरुआती दिनों को देखते हैं, जिसने लिफाफों पर लिखे जिप कोड पढ़ना शुरू किए थे, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो तो एक ऐतिहासिक पल था। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट करता है कि पारंपरिक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स इमेजेस के साथ काम करने में पूरी तरह से विफल रहे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो डेटा को फ्लैट कर देते थे, है ना? जी। होता क्या है कि जब आप एक 2D इमेज को 1D एरे में बदल देते हैं, तो आप उसकी स्पैशियल हायरार्की यानी पिक्सेल्स के बीच के स्थानीय संबंधों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। मतलब उनकी जगह की अहमियत खत्म हो जाती है। सही कहा। देखिए, एक पिक्सल अपने आसपास के पिक्सेल्स के संदर्भ में ही कोई अर्थ रखता है। CNN की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो इस 2D या 3D ज्योमेट्री को बरकरार रखते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम कहते हैं कि मशीन इमेज को प्रोसेस कर रही है, तो हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे श्रोता पिक्सेल्स और ग्रिड लाइक डेटा के बुनियादी कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं। हाँ, वो तो है। असली चुनौती यह नहीं है कि इमेज ग्रिड में है, बल्कि चुनौती यह है कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में लाखों पिक्सेल्स होते हैं। लाखों करोड़ों पिक्सेल्स। बिल्कुल। तो अगर हम हर पिक्सल को नेटवर्क के हर न्यूरॉन से जोड़ दें, तो कंप्यूटेशनल लोड इतना बढ़ जाएगा कि किसी भी सिस्टम के लिए उसे प्रोसेस करना लगभग असंभव हो जाएगा। एकदम असंभव। और यहीं पर स्रोत में पैरामीटर शेयरिंग और स्पार्स कनेक्टिविटी का जो विश्लेषण है, वो समस्या का सबसे बेहतरीन तकनीकी समाधान प्रस्तुत करता है। तो क्या आप इस तकनीकी समाधान को थोड़ा और खोलकर समझा सकते हैं? जरूर। इसे समझने के लिए हमें नेटवर्क के आर्किटेक्चर के अंदर जाना होगा। स्पार्स कनेक्टिविटी का मतलब है कि हर न्यूरॉन पूरी इमेज को एक साथ नहीं देखता। अच्छा। बल्कि वो सिर्फ एक छोटे से हिस्से यानी अपने रिसेप्टिव फील्ड पर ही ध्यान केंद्रित करता है। समझ रही हूँ। और दूसरा है पैरामीटर शेयरिंग। इसका अर्थ है कि अगर कोई खास पैटर्न, जैसे कि मान लीजिए एक वर्टिकल लाइन, इमेज के एक हिस्से में महत्वपूर्ण है, तो वही पैटर्न पूरी इमेज में कहीं भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, क्योंकि लाइन तो लाइन ही है, चाहे वो कहीं भी हो। बिल्कुल। इसलिए मशीन एक ही फिल्टर, या जिसे कर्नल भी कहते हैं, उसका उपयोग पूरी इमेज पर करती है। इससे तो कंप्यूटिंग पावर की बहुत बचत होती होगी। बहुत ज्यादा। इससे न केवल कंप्यूटिंग पावर बचती है, बल्कि नेटवर्क बहुत अधिक कुशल भी हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को विजुअलाइज करने के लिए मान लेते हैं कि हम एक चेस्ट एक्सरे को इस आर्किटेक्चर से गुजार रहे हैं। ठीक है, एक बेहतरीन उदाहरण है। जब ये एक्सरे नेटवर्क की पहली लेयर यानी कन्वोल्यूशनल लेयर में प्रवेश करता है, तो मशीन कोई जादुई स्कैनिंग नहीं कर रही होती है। तकनीकी रूप से यहाँ एक गणितीय डॉट प्रोडक्ट ऑपरेशन हो रहा होता है। बिल्कुल शुद्ध गणित। हाँ, कर्नल जो कि वेट्स का एक छोटा मैट्रिक्स है, वो एक्सरे के पिक्सेल्स के एक छोटे हिस्से के ऊपर बैठता है, उनके संबंधित मानों को गुणा करता है और फिर उन सब का योग निकालकर एक नया सिंगल नंबर बनाता है। और ये पूरी प्रक्रिया इमेज पर बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे चलती रहती है, एक स्कैनर की तरह। हाँ। और इस प्रक्रिया के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है स्ट्राइड और पैडिंग। स्रोत इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत विस्तार से समझाता है। तो ये स्ट्राइड असल में क्या तय करता है? देखिए, स्ट्राइड ये तय करता है कि वो फिल्टर इमेज के ऊपर कितने पिक्सेल्स की छलांग लगाएगा। अगर स्ट्राइड 1 है, तो फिल्टर एक एक पिक्सल खिसकेगा, जिससे एक बहुत विस्तृत फीचर मैप तैयार होगा। लेकिन अगर हम स्ट्राइड को बढ़ा दें तो? लेकिन इसमें एक जोखिम है,
कुछ बारीक जानकारियां छूटने का डर रहता है। लेकिन यहाँ एक समस्या और उत्पन्न होती है। मैंने पढ़ा है कि अगर हम इस तरह से फिल्टर्स को इमेज पर चलाते रहें तो हर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के बाद आउटपुट इमेज का आकार मूल इमेज से छोटा होता जाएगा। हाँ, श्रिंक होता जाएगा। साथ ही इमेज के किनारों पर यानी एजेस पर मौजूद पिक्सेल्स को फिल्टर केवल एक ही बार प्रोसेस कर पाता है, जबकि बीच के पिक्सेल्स कई बार प्रोसेस होते हैं। इसका मतलब है कि हम किनारों की महत्वपूर्ण जानकारी खो रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। क्या इसी समस्या को सुलझाने के लिए पैडिंग का इस्तेमाल किया जाता है? सटीक विश्लेषण है आपका। पैडिंग, विशेष रूप से जीरो पैडिंग, इसी चुनौती का सीधा जवाब है। हम मूल इमेज के चारों ओर शून्यों की एक कृत्रिम सीमा या कहें बॉर्डर जोड़ देते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा फ्रेम लगा देते हैं। हाँ, और इससे दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, फिल्टर किनारों के पिक्सेल्स को भी उतनी ही गहराई से पढ़ पाता है जितना बीच के पिक्सेल्स को। और दूसरा फायदा? दूसरा, जो कि डीप नेटवर्क्स के लिए बहुत क्रिटिकल है, ये स्पेशल डायमेंशंस को बनाए रखने में मदद करता है। यदि हम 50 या 100 लेयर्स गहरे नेटवर्क्स जैसे रेसनेट की बात करें, तो बिना पैडिंग के हमारी इमेज कुछ ही लेयर्स के बाद सिकुड़कर सिर्फ एक पिक्सल की रह जाएगी। सेम पैडिंग ये सुनिश्चित करती है कि इनपुट और आउटपुट का आकार समान रहें। ये तो बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो इस गणितीय और ज्यामितीय प्रक्रिया के बाद नेटवर्क एक फीचर मैप तैयार कर लेता है जो एक्सरे में मौजूद किनारों और बनावट को हाईलाइट करता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत के अनुसार सिर्फ कन्वोल्यूशन काफी नहीं है। इसके तुरंत बाद डेटा को एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरना पड़ता है। अब अगर हम सिर्फ कन्वोल्यूशन की बात करें तो वो पूरी तरह से एक लीनियर ऑपरेशन है, सिर्फ गुणा और जोड़। हाँ, सिर्फ लीनियर गणित है वो। तो अगर हम ऐसे ही कई लेयर्स को एक के बाद एक जोड़ दें तो भी पूरा नेटवर्क गणितीय रूप से एक सिंगल लीनियर मॉडल के बराबर ही रहेगा। वो कुछ नया नहीं सीख पाएगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी लिनियरिटी को तोड़ने के लिए हमें रेलू यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट जैसे एक्टिवेशन फंक्शन की आवश्यकता होती है। रेलू? हाँ, असल दुनिया का डेटा, चाहे वो एक्सरे हो या कोई और विजुअल, अत्यधिक जटिल और नॉन लीनियर होता है। बिल्कुल सीधा तो कुछ नहीं होता। एकदम। और रेलू बहुत ही खूबसूरती से समस्या का समाधान करता है। इसका गणित बहुत सीधा है। ये फीचर मैप में मौजूद सभी नकारात्मक मानों को शून्य कर देता है, बस इतना और ही? सकारात्मक मानों को वैसे ही आगे जाने देता है। बस इतना ही? लेकिन पुराने समय में तो हम सिग्मॉइड या tan-h जैसे एक्टिवेशन फंक्शंस का इस्तेमाल करते थे। रेलू को अचानक इतनी प्राथमिकता क्यों दी गई? इसका बहुत बड़ा कारण वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, जो गहरे नेटवर्क्स को ट्रेन करते समय आती है। अच्छा, ये बैक प्रोपगेशन के समय होता है ना? बैक प्रोपगेशन के दौरान जब हम वेट्स को अपडेट करने के लिए एरर को पीछे की तरफ भेजते हैं, तो सिग्मॉइड जैसे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स बहुत छोटे होते जाते हैं। तो शुरुआती लेयर्स तक पहुंचते पहुंचते ग्रेडियंट लगभग शून्य हो जाता है, जिसका मतलब है कि शुरुआती लेयर्स कुछ सीख ही नहीं पाती। वो तो एक तरह से फ्रीज हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि रेलू का ग्रेडियंट सकारात्मक क्षेत्र में हमेशा एक होता है, ये समस्या को काफी हद तक हल कर देता है और ट्रेनिंग की गति को बहुत तेज कर देता है। तो अब हमारे एक्सरे डेटा ने नॉन लीनियरिटी भी हासिल कर ली है। इसके बाद हम आर्किटेक्चर के तीसरे मुख्य हिस्से पूलिंग लेयर पर आते हैं। हाँ, पूलिंग लेयर। इसका मुख्य काम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करना है, यानी डेटा के भारी भरकम आकार को कम करना ताकि कंप्यूटेशन का बोझ कम हो सके। स्रोत में मैक्स पूलिंग और एवरेज पूलिंग के बीच की तुलना की गई है। सही कहा। मैक्स पूलिंग किसी 2x2 या 3x3 पिक्सल के हिस्से में से केवल सबसे बड़े नंबर यानी सबसे प्रमुख फीचर को आगे भेजता है। और ऐसा करने से ये नेटवर्क को ट्रांसलेशन इनवेरिएंस भी प्रदान करता है। ट्रांसलेशन इनवेरिएंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे एक्सरे में कोई ट्यूमर थोड़ा बाईं तरफ है या थोड़ी अलग पोजीशन में है, तो भी नेटवर्क उसे पहचान लेगा। अच्छा, क्योंकि वो बस सबसे बड़े नंबर को देख रहा है। बिल्कुल। मैक्स पूलिंग उस क्षेत्र के सबसे मजबूत सिग्नल को कैप्चर कर लेता है, भले ही उसकी सटीक पोजीशन कुछ पिक्सेल्स खिसक गई हो। लेकिन यहाँ एक सवाल पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमने पूलिंग के फायदों की बात तो की, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि मैक्स पूलिंग के दौरान हम इमेज की स्पैशियल हायरार्की यानी जगह की सटीक और सूक्ष्म जानकारी को हमेशा के लिए खो देते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब हम ये तो जान जाते हैं कि उस क्षेत्र में ट्यूमर जैसी कोई चीज है, लेकिन वो उस क्षेत्र में ठीक किस पिक्सल पर है, ये जानकारी नष्ट हो जाती है।
क्या स्रोत इस बात पर कोई चिंता जताता है? हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक बहस है जो मशीन लर्निंग कम्युनिटी में लगातार चलती रहती है। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। पूलिंग लेयर्स क्या हैं पहचानने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहाँ हैं कि मामले में वे जानकारी खो देती हैं। तो इसका कोई समाधान है? इसीलिए जॉफ्री हिंटन जैसे दिग्गजों ने कैप्सूल नेटवर्क्स जैसे नए आइडियाज का प्रस्ताव रखा था। हालांकि मानक CNN आर्किटेक्चर्स के लिए यह एक स्वीकार्य ट्रेड ऑफ है। मतलब हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल, हम थोड़ी सी सटीक स्थानीय जानकारी का बलिदान करते हैं ताकि हमें कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी मिल सके और हमारा मॉडल ओवरफिटिंग का शिकार ना हो। ओवरफिटिंग, जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को ही रट लेता है। एकदम सही। ओवरफिटिंग तब होती है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतना रट लेता है कि वो नए डेटा पे काम ही नहीं कर पाता। पूलिंग डेटा को जनरलाइज करने में मदद करता है। और अब हम इस आर्किटेक्चर के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, चौथी लेयर, जिसे फुली कनेक्टेड लेयर कहा जाता है। अंतिम पड़ाव। हाँ, अब तक हमारा एक्सरे डेटा एक 3D या मल्टी डायमेंशनल फीचर मैप के रूप में आगे बढ़ रहा था, लेकिन फुली कनेक्टेड लेयर में जाने से पहले इसे फ्लैटन करना होता है, यानी इसे एक लंबी 1D वेक्टर या लिस्ट में बदलना होता है। ये फ्लैटनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि फुली कनेक्टेड लेयर पारंपरिक न्यूरल नेटवर्क्स की तरह ही काम करती है। इसमें हर न्यूरॉन पिछले लेयर के हर न्यूरॉन से जुड़ा होता है। तो जो काम कन्वोल्यूशनल लेयर्स कर रही थीं, वो खत्म हो गया। हाँ, जो काम वो कर रही थी यानी फीचर्स को ढूंढना और निकालना, वो काम अब पूरा हो चुका है। अब उन फीचर्स के आधार पर एक अंतिम निर्णय लेने का समय है। ये लेयर उन सारे निकाले गए पैटर्न्स जैसे किनारे, आकृतियां और जटिल संरचनाओं को एक साथ जोड़कर देखती है और ये तय करती है कि इन पैटर्न्स का संयोजन किस श्रेणी से सबसे ज्यादा मेल खाता है। और यहीं पर हम सॉफ्टमैक्स जैसे फंक्शन का उपयोग करते हैं, जो अंतिम आउटपुट को संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज में बदल देता है। बिल्कुल। यानी नेटवर्क हमें बता सकता है कि 95% संभावना है कि एक्सरे में निमोनिया के लक्षण है और 5% संभावना है कि यह सामान्य है। यही इसका असली जादू है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत हायरार्किकल फीचर एक्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को CNNs की सबसे बड़ी ताकत मानता है। ये समझना कि ये नेटवर्क असल में सीख कैसे रहा है, बहुत रोमांचक है। सच में ये बहुत अद्भुत है। शुरुआती कन्वोल्यूशनल लेयर्स केवल बहुत ही बुनियादी चीजें पकड़ती हैं, जैसे एक क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं। जब ये रेखाएं अगली लेयर्स में जाती हैं, तो नेटवर्क उन्हें जोड़कर गोल या चौकोर आकृतियां बनाता है और गहरे जाने पर वो उन आकृतियों को मिलाकर एक पूरा ट्यूमर या फेशियल रिकॉग्निशन के मामले में एक आंख या कान को पहचानना सीख जाता है। और क्या आप जानती हैं कि ये पदानुक्रम बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क का विजुअल कॉर्टेक्स काम करता है? अच्छा, इंसानी दिमाग की तरह? बिल्कुल। विजुअल कॉर्टेक्स के शुरुआती न्यूरॉन्स केवल प्रकाश के किनारों पर प्रतिक्रिया करते हैं और मस्तिष्क के गहरे हिस्से जटिल वस्तुओं को पहचानते हैं। ये तो बहुत ही शानदार समानता है। इस ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन ने कंप्यूटर विजन को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां वो आज है, और इसमें हार्डवेयर की प्रगति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। GPUs का रोल ना? हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि CNNs को वास्तव में उड़ान तब मिली जब हमने ट्रेनिंग के लिए GPUs यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का उपयोग करना शुरू किया। वो गेमिंग वाले GPUs। इट अपडेट्स के लिए एकदम सही है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन लेयर्स, गणितीय ऑपरेशंस और हार्डवेयर की ताकत ने मिलकर जो इकोसिस्टम तैयार किया है, उसने सिर्फ अकादमिक रिसर्च तक खुद को सीमित नहीं रखा है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं को पहले ही बदल चुका है। और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो मेडिकल इमेजिंग के अलावा ऑटोनॉमस व्हीकल्स यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, जो आजकल बहुत चर्चा में है। एक चलती हुई कार के कैमरों से लगातार जो विजुअल डेटा आ रहा है, उसे रियल टाइम में प्रोसेस करना होता है। CNNs ये पहचानते हैं कि सड़क पर पैदल चलने वाला इंसान कहाँ है, ट्रैफिक लाइट का रंग क्या है और दूसरी गाड़ियां कितनी दूरी पर हैं। ये तो बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग मांगता होगा। हाँ, और यहीं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सिमेंटिक सेगमेंटेशन जैसी तकनीकें काम आती हैं जो CNN आर्किटेक्चर पर ही आधारित हैं। इसके साथ ही रिटेल और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं हैं। सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी का विश्लेषण करके फसलों की बीमारियों का पता लगाना हो या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विजुअल सर्च की बात हो, जहां आप एक तस्वीर अपलोड करते हैं और वैसा ही प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, बैकएंड पर यही तकनीक काम कर रही है। इन सब फायदों को अगर हम स्रोत के अनुसार संक्षेप में समझें तो उच्च सटीकता,
बड़े पैमाने के डेटा सेट्स को हैंडल करने की क्षमता और फीचर एक्सट्रैक्शन का ऑटोमेशन इसके सबसे बड़े लाभ हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हर शक्तिशाली टेक्निक के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी आती हैं और स्रोत इन पर स्पष्ट रूप से चर्चा करता है। हाँ, चुनौतियां तो हमेशा होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पहली बड़ी चुनौती है डेटा डिपेंडेंसी। CNNs को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए लाखों की संख्या में लेबल्ड इमेजेस की आवश्यकता होती है। और अगर डेटा गलत हो तो? वही बात है, यदि डेटा सेट में पूर्वाग्रह या बायस है तो मॉडल भी उसी पूर्वाग्रह के साथ निर्णय लेगा। दूसरी बड़ी चुनौती है कंप्यूटेशनल कॉस्ट। मतलब इन्हें चलाना बहुत महंगा है। बहुत ज्यादा। इन मॉडल्स को स्क्रैच से ट्रेन करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और महंगे हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जो इसे हर किसी की पहुंच से बाहर कर देता है। और स्रोत में उल्लिखित सबसे जटिल चुनौती, जो शायद इसकी डिप्लॉयमेंट पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है, वो है मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी का अभाव। ये सबसे गंभीर मुद्दा है। जब एक CNN अपना निर्णय लेता है तो वह यह नहीं बता सकता कि उसने ऐसा क्यों किया। एक डॉक्टर आपको बता सकता है कि उसने एक्सरे में किस विशेष धब्बे को देखकर बीमारी का निदान किया है ना। बिल्कुल, एक डॉक्टर कारण बता सकता है, लेकिन एक CNN लाखों पैरामीटर्स के बीच हुए गुणा भाग का परिणाम देता है, जिसे एक इंसान के लिए डीकोड करके समझना लगभग असंभव है। इस समस्या को हम ब्लैक बॉक्स की समस्या के रूप में जानते हैं। ये ब्लैक बॉक्स समस्या केवल एक तकनीकी अड़चन नहीं है। जब हम इन नेटवर्क्स को संवेदनशील क्षेत्रों में लागू करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रणालीगत चुनौती बन जाती है, खास तौर पर मेडिकल या सुरक्षा के क्षेत्र में। हाँ, जब नेटवर्क अरबों वेट्स और बायसेस के आधार पर काम कर रहा हो तो उस निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना मौजूदा डीप लर्निंग रिसर्च का एक बहुत बड़ा फोकस एरिया बन चुका है। और यही बात हमें आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर ले जाती है। आज हमने देखा कि कैसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ने पिक्सेल्स के एक साधारण ग्रिड को गणितीय लेयर्स, कन्वोल्यूशन, रेलो एक्टिवेशन, पूलिंग और फुली कनेक्टेड लेयर्स के जरिए एक बुद्धिमत्ता में बदल दिया है। एक बहुत ही शानदार सफर रहा ये। बिल्कुल, जो तकनीक कभी केवल एक रिसर्च पेपर का हिस्सा थी, वो आज विजुअल इंटेलिजेंस का आधार बन चुकी है। सुनने वालों के लिए ये समझना दिलचस्प होगा कि जब भी उनका स्मार्टफोन फेशियल रिकग्निशन से अनलॉक होता है तो माइक्रोसेकंड्स के भीतर उनके चेहरे की तस्वीर इन सभी गणितीय ऑपरेशंस और डायमेंशनलिटी रिडक्शन से गुजर रही होती है, जो कि अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। एकदम सही। अब इससे पहले कि हम आज की चर्चा समाप्त करें, हम हमेशा की तरह एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। स्रोत सामग्री हमें ये समझने में मदद करती है कि CNNs काम कैसे करते हैं, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल। अभी हमने मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी और ब्लैक बॉक्स की चर्चा की, तो सवाल ये है, जब CNS इंसान से भी बेहतर और तेजी से विजुअल पैटर्न पहचान सकते हैं, लेकिन हम खुद पूरी तरह नहीं समझ सकते कि ये मॉडल अपना निर्णय कैसे लेते हैं, जो कि ब्लैक बॉक्स की समस्या है, तो क्या हमें जीवन और मृत्यु से जुड़े फैसले, जैसे किसी गंभीर बीमारी का मेडिकल डायग्नोसिस या सड़क पर दौड़ती सेल्फ ड्राइविंग कार्स का नियंत्रण, पूरी तरह से एक ऐसे ही ब्लैक बॉक्स के भरोसे छोड़ देने चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर केवल तकनीकी प्रगति में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि हम एक समाज के रूप में इन मशीनों पर कितना भरोसा करने के लिए तैयार हैं। और ये बहस तो अभी बस शुरू ही हुई है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और तकनीक की इन गहराइयों में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्रोत और एक नई गहन चर्चा के साथ।